हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत है आप लोग का। हम लोग का चैप्टर चल रहा है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, चैप्टर 6, क्लास 12 बायोलॉजी, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। एंड नाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलता ही है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी है, समझ लेते हैं इसको। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। चलिए चालू करते हैं। एज स्टेटेड इन द प्रीसीडिंग सेक्शन, 99.9% ऑफ बेस सीक्वेंस अमंग ह्यूमन इज द सेम। सो इंडिविजुअल्स में, ह्यूमंस में आप देखेंगे कि 99.9% ह्यूमन जीनोम सेम है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। केवल फ़र्क किस में है? 0.1% में। एज्यूमिंग ह्यूमन जीनोम एज 3 × 10⁹ बेस पेयर, और ह्यूमन जीनोम हैप्लॉइड कंटेंट जो है ह्यूमन जीनोम का, उसको ये एज्यूम करते हैं हम कि 3 × 10⁹ बेस पेयर से बना है। ह्यूमन जीनोम में हैप्लॉइड कंटेंट में, गैमीट में जो डीएनए कंटेंट है, वो डीएनए आपका 3 × 10⁹ बेस पेयर से बना है। इन हाउ मैनी बेस सीक्वेंस वुड देयर बी डिफरेंस? तो कितने में डिफरेंस होगा? इसके 1.1% में डिफरेंस होगा केवल। उसको निकालने के लिए क्या करेंगे आप? 99% तो बेस पेयर सेम है, 0.1% बेस पेयर डिफरेंट है। अगर इसको हम लोग 1% इसका निकालें, 3 × 10⁹ का 1%, तो वो हो जाएगा 3 × 10⁷। 3 × 10⁹ बेस पेयर से बना हमारा पूरा जीनोम है। तो 1% ऑफ 3 × 10⁹ वुड बी 3 × 10⁷, एंड 0.1% वुड बी 3 × 10⁶। सो आउट ऑफ दिस जो फ़र्क आपको मिल रहा है वो 3 × 10⁶ बेस पेयर में मिल रहा है। ओके, क्लियर? तो हाउ मैनी बेस सीक्वेंसेस वुड देयर बी डिफरेंसेस? देयर वुड बी 3 × 10⁶ बेस पेयर वुड बी डिफरेंसेस होगा 3 × 10⁶ बेस पेयर में। इट इज़ दिस डिफरेंसेस इन सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच मेक एवरी इंडिविजुअल यूनिक। और यही डिफरेंसेस 3 × 10⁶ बेस पेयर में जो डिफरेंसेस है, वही किसी भी इंडिविजुअल को यूनिक बना रहा। तो आप अगर श्रीवास्तव हैं, रोशनी श्रीवास्तव, या ये शालिनी गुप्ता है, या ये रवि दुबे है, या ये विकास भदौरिया है, और मैं सुमेश मोंगा हूँ, तो हम लोग की इंडिविजुअलिटी, पर्सनैलिटी अलग अलग है। वो अलग अलग होने का कारण क्योंकि हम लोग का जीनोम जो है 3 × 10⁶ बेस पेयर पे डिफ़र कर रहा है, और वही मुझे यूनिक बना रहा है, आपसे अलग बना रहा है। इसी तरह से आप भी बाकियों से अलग हो। किस वजह से? 3 × 10⁶ बेस पेयर है जो डिफरेंट है। तो यही हमें दे रहा हमारी इंडिविजुअलिटी, यूनिक, इंडिविजुअल यूनिक इन देयर फिनोटिपिक अपीयरेंस, कि हम अलग हैं। इफ़ वन एम्स टू फाइंड आउट जेनेटिक डिफरेंसेस बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स और अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन, अगर हम ये जानना चाहें, हमारा एम ये हो कि हम ये जानें कि क्या जेनेटिक डिफरेंस है 2 इंडिविजुअल में, तो 2 इंडिविजुअल आपके रवि और किशन, इसमें इनके बीच में क्या जेनेटिक डिफरेंस है, अगर हम ये जानना चाहें 2 इंडिविजुअल्स और अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन, तो हमें क्या करना है? सीक्वेंसिंग द डीएनए एवरी टाइम वुड बी डॉन्टिंग एंड एक्सपेंसिव। तो जब भी हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस जानना चाहें, तो हर बार हम उनके जीनोम की सीक्वेंसिंग करें, ये अपने आप में एक थकाऊ, बोर करने वाला और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, खर्चीला प्रोग्राम होगा। तो इसको हम अवॉइड करेंगे अगर हम 2 इंडिविजुअल्स के बीच में डिफरेंसेस को जानना चाहें। तो जानने का तरीका यही है कि आप उनके जीनोम में, उनके डीएनए में डिफरेंस देखें। तो हर बार आप रवि के पूरे जीनोम की सीक्वेंसिंग करें, किशन के पूरे जीनोम की सीक्वेंसिंग करें, ये अपने आप में खर्चीला, थकाऊ, बोर करने वाला प्रोग्राम होगा। तो हमें टारगेट क्या करना है? हमें टारगेट इसको कर लेना, क्योंकि बाकी तो हमें पता है कि उनके सेम है जेनेटिक मटेरियल, बाकी का डीएनए की बेस सीक्वेंस सेम है। तो जो सेम है उसको हम क्यों टारगेट करें? हम टारगेट करें इसको जहाँ पर डिफरेंस मिल रहा। ठीक है जी। इमेजिन ट्राइंग टू कंपेयर 2 sets of 3 × 10⁶ बेस पेयर।
तब हम क्या करेंगे, हम इसको टारगेट करें 3 × 10⁻⁶ बेस पेयर को, उसको हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करें। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज़ वेरी क्विक वे टू कंपेयर द डीएनए सीक्वेंसेस ऑफ एनी टू इंडिविजुअल। तो हम लोग पूरे जीनोम की ना सीक्वेंसिंग करके 3 × 10⁹ बेस पेयर की सीक्वेंसिंग नहीं करनी, हमें कंपेयर कर लेना है वो जो अलग है 3 × 10⁶ बेस पेयर। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो डिफरेंसेस कहाँ पे मिलने के चांसेस हैं। पूरे जीनोम में ये जो डिफरेंसेस मिल रहे हैं किस सेक्शन में या कहाँ पे मिलने के चांसेस ज़्यादा है, उसी एरिया को हम टारगेट करेंगे और उसी को कंपेयर कर लेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंस इन सम स्पेसिफिक रीजन। तो मानिए कोई घर है 40 कमरे से बना, ये घर है जिसमें आपके नियर अबाउट 40 हॉल या रूम है। अब आपको ये अगर मैं कहूँ कि भाई इसमें इन 40 रूम में कहीं पे भी कोई ट्रेजर, कोई कहिए कि भाई कीमती सामान पड़ा है, अब आप जाके ढूंढ लो, आपको दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर मैं आपको स्पेसिफिकली लोकलाइज कर दूं कि भाई ये लेफ्ट हैंड साइड के जो रूम है उनको टारगेट कर लो, तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ऐसे ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हमें इन बेस सीक्वेंसेस को लोकेट करना है, लेकिन आपको एक आइडिया दो कि ये बेस सीक्वेंसेस किस जगह पे कहाँ, किस सेगमेंट में कहाँ मिल सकती है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस। स्पेसिफिक रीजन को हमें टारगेट करना है कॉल्ड रिपीटेटिव डीएनए, उसको हम रिपीटेटिव डीएनए बोलते हैं। तो जो स्पेसिफिक डीएनए को आपने टारगेट करना है जहाँ पे आपको ये डिफरेंसेस मिलेंगे, वो सीक्वेंसेस जो हैं वो डीएनए जो है वो हमारा डीएनए सीक्वेंसेस वो रिपीटेटिव डीएनए कहलाती है। बिकॉज इन दिस सीक्वेंसेस, क्योंकि इन सीक्वेंसेस में, बिकॉज इन दिस सीक्वेंसेस अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मैनी टाइम। एक स्ट्रेच डीएनए का रिपीटेड है मैनी टाइम, तभी इसको रिपीटेड डीएनए बोल रहे हैं। तो मानिए ATCG ATCC, इसका बार बार रिपीटेशन है, ATCG ATCC ATCG ATCC ATCG ATCC, बार बार उसका रिपीटेशन है एक सेगमेंट का, एक डीएनए के स्ट्रेच का, इसीलिए इसको हम लोग रिपीटेटिव डीएनए बोलते हैं। द रिपीटेटिव डीएनए आर सेपरेटेड फ्रॉम बल्क जीनोमिक डीएनए एज डिफरेंट पीक्स ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। अब आपने डीएनए आइसोलेट किया किसी ऑर्गेनिज्म का और उसका आपने डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करा दिया, तो आपको दो पीक मिलेंगी डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करा देने पे, ठीक है। तो ये जो बल्क मिल रही है ये बल्क जीनोमिक डीएनए, इसको हम बोलेंगे जीनोमिक डीएनए। और ये जो शॉर्ट पीक मिल रही है इसको हम लोग बोलेंगे रिपीटेटिव डीएनए, सैटेलाइट डीएनए। ये है आपका सैटेलाइट डीएनए। तो जब आप डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे डीएनए का, आपको दो पीक मिलेंगी। एक जो लार्जर पीक मिल रही है, बड़ी पीक मिल रही है, उसको हम बोलेंगे जीनोमिक डीएनए। बहुत बड़ा परसेंटेज डीएनए का इधर एक्यूमुलेट होता है, यहाँ पे सेडिमेंटेशन दिखाता है, यहाँ पे पीक दिखा रहा, तो ये आपका हो गया बल्क जीनोमिक डीएनए। और एक छोटी पीक बन रही है उसको हम लोग बोलेंगे सैटेलाइट डीएनए। द बल्क, फिर से देख लीजिए, दिस रिपीटेटिव डीएनए आर सेपरेटेड फ्रॉम बल्क जीनोमिक डीएनए एज डिफरेंट पीक। ये जो रिपीटेटिव डीएनए है, डीएनए का वो पोर्शन जहाँ पे कोई सीक्वेंस बार बार रिपीट है, उसको हम बोल रहे हैं रिपीटेटिव डीएनए। ये रिपीटेटिव डीएनए बाकी के डीएनए से, जिसको हम जीनोमिक डीएनए बोल रहे हैं, उससे हम अलग कर सकते हैं। दिस रिपीटेटिव डीएनए आर सेपरेटेड फ्रॉम बल्क जीनोमिक डीएनए, बल्क जीनोमिक डीएनए से एट डिफरेंट पीक्स ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। जब आप डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे तो ये रिपीटेटिव डीएनए बाकी के डीएनए से अलग सेटल हो जाएगा ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। द बल्क डीएनए फॉर्म्स अ मेजर पीक। ये जो बल्क डीएनए है, मेजर डीएनए है, बल्क डीएनए, ज़्यादातर डीएनए वो एक मेजर पीक फॉर्म कर देगा, बड़ी चोटी बना देगा। द बल्क डीएनए फॉर्म्स अ मेजर पीक
एंड द अदर स्मॉल पीक्स आर रेफर्ड एज सैटेलाइट डीएनए। ये जो दूसरी पीक बनी उसको हम सैटेलाइट डीएनए बोलेंगे। डिपेंडिंग ऑन बेस कंपोजिशन whether it is AT rich or CG rich, length of segment and number of repetitive unit, the satellite DNA is classified into many categories. अब ये सैटेलाइट डीएनए की अलग हम कैटेगरीज बना सकते हैं 3 क्राइटेरिया के आधार पे कि इसमें AT बेसिस पेयर ज़्यादा है कि CG बेस पेयर ज़्यादा है। तो डिपेंडिंग अपॉन इट इज़ AT रिच और CG रिच, पहली बात। दूसरी बात लेंथ ऑफ सेगमेंट, यहाँ पे हमने जो सेगमेंट लिया था उसमें 8 हमने नाइट्रोजनस बेस पेयर की लेंथ को इमेजिन किया था, AT CG AT CC। तो लेंथ ऑफ ये जो हमारा बेसिस है उसको हम कंसीडर करेंगे AT रिच CG रिच के अलावा। लेंथ कितनी है सेगमेंट की, यहाँ पे 8 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, 8 बेसिस की सीक्वेंस है। लेंथ ऑफ सीक्वेंस, लेंथ ऑफ सेगमेंट एंड नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट, और ये कितनी बार ये सीक्वेंस रिपीट हुई है, 1000 बार कि 2000 बार कि 200 बार कि 20 बार, ये कितनी बार रिपीट हुई है। तो इन बेसिस पे, इन 3 क्राइटेरिया के आधार पे AT CG रिच कि ये जो आपका रिपीटेटिव डीएनए है इसमें AT बेस पेयर ज़्यादा है कि C और G का बेस पेयर ज़्यादा है। लेंथ ऑफ सेगमेंट, ये जो सेगमेंट जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड या कितने बेस पेयर की लेंथ है। एंड नंबर ऑफ हाउ मैनी टाइम डज इट गेट रिपीटेड, हाउ मैनी टाइम डज इट गेट रिपीटेड कि ये कितनी बार रिपीट हुआ, नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स। द सैटेलाइट डीएनए इज क्लासिफाइड इनटू मैनी कैटेगरी। इस सैटेलाइट डीएनए को हम कैटेगरी में बांट सकते हैं, कई सारी कैटेगरी, जिनमें से 2 हैं माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट। तो ये कई सारी कैटेगरीज में से 2 कैटेगरी है, मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट। दिस सीक्वेंसेस नॉर्मली डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन। तो ये जो रिपीटेटिव डीएनए है ये ज़्यादातर में आप देखेंगे कि किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं कर रही, तो जीन की तरह काम नहीं कर रही है। ये रिपीटेटिव डीएनए जीन की तरह काम नहीं कर रही, किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं कर रही है। बट दे फॉर्म अ लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम, लेकिन ह्यूमन जीनोम का बहुत बड़ा भाग ये बनाती है। दिस सीक्वेंस शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, और बहुत हाई डिग्री का पॉलीमॉर्फिज्म इन सीक्वेंसेस में देखने को मिलेगा। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या है इसको हम लोग आगे समझेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है अभी आगे समझते हैं। तो ये सीक्वेंसेस जो हैं किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं कर रही हैं, ये सीक्वेंसेस बहुत बड़ा पोर्शन बना रही है ह्यूमन जीनोम का, और ये सीक्वेंसेस हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रही हैं एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस तैयार कर रही हैं कि इसी के आधार पर हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे। तो रिपीटेटिव डीएनए जो है, ये रिपीटेटिव डीएनए नॉट कोडिंग फॉर एनी सीक्वेंस, ये बात ध्यान रखिएगा, नॉट कोडिंग फॉर एनी प्रोटीन, मेरे मुंह से सीक्वेंस निकल गया था, नॉट कोडिंग फॉर एनी प्रोटीन, किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं बना रही। फॉर्म्स आर बल्क ऑफ मेजर पार्ट बना रही है जीनोम का, ये बात ध्यान में रखिएगा। और फाइनली हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रही है, और पॉलीमॉर्फिज्म इज द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, दे शोइंग हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रही है, ठीक है जी। सिंस डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू, अब डीएनए जब आप एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी भी सेल से, किसी भी टिश्यू से, सच एज ब्लड, अगर आप ब्लड से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, हेयर फॉलिकल से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, स्किन से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, बोन से कर रहे हैं, सलाइवा से कर रहे हैं, स्पर्म से कर रहे हैं, किसी से भी करेंगे, तो उस पर सेम कॉपी है। ये एक कॉपी जो जाइगोट में आपको मिली, जाइगोट कब बना था, जब मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूज़न हुआ। तो मेल गैमीट कैरिंग द haploid number, haploid content of DNA, then get fused with female gamete that is also haploid in nature, carrying haploid, and जब इनका फ्यूज़न हुआ सिंगल सेल गेट फॉर्म, दैट इज जाइगोट, डिप्लॉयड हो गई। तो इसके पास जो कॉपी आई, एक सेट फादर से एक सेट मदर से, आगे ये सिंगल सेल डिवाइड होगी, 2 सेल बना देंगी, 2 की 4,
और 4 की 8। इस तरह से जब ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना तो उसका जो जीनोम है वो तो एक सिंगल कॉपी थी एनसीईआरटी की, आपको मिली थी, आपने उसकी कॉपी फोटोकॉपी कर ली, तो हर किसी के पास सेम कॉपी है। तो भले आप ब्लड से एक्सट्रैक्ट कर लें डीएनए, भले आप सलाइवा से एक्सट्रैक्ट कर लें डीएनए, भले आप बोन से एक्सट्रैक्ट कर लें डीएनए, भले आप स्किन से एक्सट्रैक्ट कर लें डीएनए, भले आप हेयर फॉलिकल से एक्सट्रैक्ट कर लें डीएनए, द कॉपी विल बी सेम। ठीक है, यही बात यहाँ पे बोली गई कि आप किसी भी टिश्यू से, टिश्यू क्या, टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल, किसी भी सेल से, दूसरे शब्दों में सेल से जिससे भी आप निकाल लेंगे डीएनए, तो डीएनए बेसिकली सेम कॉपी है फ्रॉम एन इंडिविजुअल शो द सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। और ये डीएनए सेम डिग्री पॉलीमॉर्फिज्म, भाई जो इसके पास कॉपी है वही कॉपी आगे किसी भी सेल के पास है, तो सभी पे सेम डिग्री बेस सीक्वेंस होगी, सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म होगा, सेम बेस सीक्वेंस होगी। दे बिकम वेरी यूजफुल आइडेंटिफिकेशन टूल इन फॉरेन मेडिसिन। और ये पॉलीमॉर्फिज्म जो दिखा रहा है रिपीटेटिव डीएनए, ये एक बहुत हमारे लिए लाभदायक, बहुत कारगर आइडेंटिफिकेशन टूल है, जिसकी सहायता से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे किसी भी इंडिविजुअल के डीएनए को फॉरेंसिक एप्लीकेशन में। फॉरेंसिक एप्लीकेशन क्या है? जब भाई आप साइंस का एप्लीकेशन लगाते हो इन सब चीज़ों को सॉल्व करने में, जो आपके क्रिमिनल एस्पेक्ट की जो केसेस हैं उनको सॉल्व करने में जब आप साइंस को लगाते हो, फॉरेंसिक मेडिसिन या फॉरेंसिक एप्लीकेशन कहलाता है। तो डिस्प्यूट को सॉल्व करने में कह लीजिए। फर्दर एज द पॉलीमॉर्फिज्म आर इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, पॉलीमॉर्फिज्म का इनहेरिटेंस हो सकता है, अनुवांशिकी हो सकती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पॉलीमॉर्फिज्म जाएगा। फर्दर एज द पॉलीमॉर्फिज्म आर इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, तो पेरेंट्स से चिल्ड्रन में भी वो पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिक रूप जाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज द बेसिस ऑफ पैटर्निटी टेस्टिंग, इसलिए हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आधार बना रहा है पैटर्निटी टेस्टिंग का, कि मानिए ये कोई मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ये क्लेम कर रहे हैं कि ये जेड जो है इनका बच्चा है, और डब्लू वुमेन है जिससे वो कह रहे हैं जी ये एक्स कह रहा है कि मेरे और डब्लू के संयोजन से ये जेड का जन्म हुआ, वाई ये कह रहा है ये मेरा बच्चा है। तो पैटर्निटी टेस्ट में आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे, आप बता सकते हैं कि ये एक्स का बच्चा होने के, एक्स का बच्चा है कि वाई का बच्चा, जिसको हम लोग आगे देखते हैं, अभी बात करते हैं आगे, इसको हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं जानकारी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज द बेसिस ऑफ पैटर्निटी टेस्टिंग, तो ये पैटर्निटी टेस्टिंग को मातृत्व के टेस्ट को भी पास करेगा और उसको भी ये जस्टिफाई करेगा कि हाँ ये बच्चा इनमें से कौन से पेरेंट्स का हो सकता है, कौन से कॉम्बिनेशन से ये बच्चा पॉसिबल है। इन केस ऑफ डिस्प्यूट, अगर की झगड़ा है तो आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पैटर्निटी को डिसाइड कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें। पैटर्निटी टेस्टिंग में भी इसका रोल है, हम लोग ये समझ गए। एज पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग, हम लोगों ने बोला डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक, polymorphism is the basis of DNA fingerprinting and polymorphism is also basis of genetic mapping. So DNA as polymorphism in DNA sequences, polymorphism in DNA sequences is the basis of genetic mapping as well as polymorphism in DNA sequences is the basis of DNA fingerprinting. So it is essential that we understand what DNA polymorphism means in simple terms. तो हम कह रहे हैं कि DNA polymorphism is the basis of genetic mapping of human genome. जब हमने ह्यूमन जीनोम की जेनेटिक मैपिंग करी है तो हमने डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का बेस बना के करी है। इसी तरह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो बेस है वो बेस भी हमारा बेसिस जो है पॉलीमॉर्फिज्म है।
तो वन शुड नो, हम लोग को इसलिए अगर हम ये स्टेटमेंट दे रहे हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, polymorphism in DNA sequences is the basis of DNA fingerprinting. So one should know what is polymorphism is. तो हम लोग को polymorphism को सबसे पहले समझना है कि polymorphism भला क्या है. It is essential that we understand what DNA polymorphism means in simple terms. Polymorphism, poly means multiple, बहु, खूब सारे, poly, many, morphism, morphic, external feature, appearance, faces, तो बहु रूप में मिलना, बहुत ज़्यादा मल्टीपल रूप में मिलना. वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशन. तो पॉलीमॉर्फिज्म को मल्टीपल एलील मिलना. वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल पे वेरिएशन मिलना, मोर देन वन फॉर्म टू फॉर्म मिलना. पॉलीमॉर्फिज्म अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशन. और ये पॉलीमॉर्फिज्म का कारण क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म? म्यूटेशन. कॉज ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज म्यूटेशन. रिकॉल डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूटेशन एंड देयर ब्ला ब्ला ब्ला. हटाओ. न्यू म्यूटेशन में अराइज इन एन इंडिविजुअल आइदर इन सोमेटिक सेल और इन द जर्म सेल. तो म्यूटेशन किसी भी इंडिविजुअल में, म्यूटेशन अगर सोमेटिक सेल में हुआ या जर्म सेल में हुआ, जर्मिनल सेल में हुआ, तो म्यूटेशन हो सकता है. सोमेटिक सेल में भी हो सकता है, जर्म सेल में भी हो सकता है. सोमेटिक सेल का म्यूटेशन मोस्ट ऑफ द टाइम इनहेरिटेबल नहीं होता, वो उसी इंडिविजुअल में उसके समाप्त होने पे हो जाता है. वेयरएज जर्म सेल का म्यूटेशन, इसका जो म्यूटेशन है उसका इनहेरिटेंस होगा. Germ cells that generate gametes, gamete generating cell in sexually reproducing organism. If a germ cell mutation does not seriously impair individual's ability to have offspring, who can transmit the mutation? It can spread to. अगर ये germ cell का mutation हुआ लेकिन उसने उस इंडिविजुअल की रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी को इफेक्ट नहीं किया, जर्म सेल में म्यूटेशन हुआ लेकिन does not seriously impair individual's ability to have offspring. In other word we can say that ये उसने उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी को इफेक्ट नहीं किया, तो क्या होगा? तो ये म्यूटेशन का आगे इनहेरिटेंस हो जाएगा, उसके बच्चों में ये म्यूटेशन आगे इनहेरिटेंस हो जाएगा. हु कैन ट्रांसमिट द म्यूटेशन? इट कैन स्प्रेड टू. और ये म्यूटेशन तब स्प्रेड हो गया है अदर मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन, उसके बच्चों में आ गया. तो मानिए यहाँ पे तौहीर रजा कोई है और उनके जर्म सेल में म्यूटेशन हो गया, उनके बच्चों में भी म्यूटेशन आ जाएगा. ठीक है, थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, तो एलीलिक, अब आप देखिए एलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन. अगेन रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ एलील फ्रॉम चैप्टर 5. कह रहा है एलील आप जानते हैं क्या? एलील स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन. तो उनको हम लोग एलील बोलते हैं, एक ही जीन के एक से ज़्यादा रूप हो तो. एलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन हैज़ ट्रेडिशनली बीन डिस्क्राइब्ड एज अ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इफ मोर देन वन वेरिएंट एट अ लोकस अकर्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन विद अ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0.01. तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो आधार है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, वो है क्या? वो एलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन मिलना. उसको हम परंपरागत रूप से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बोल रहे हैं. फिंगरप्रिंटिंग नहीं, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बोल रहे हैं. तो एक से ज़्यादा फॉर्म एलील के मिलना. होता क्या है, आप देखेंगे जनरली एक जीन आपको दो रूप में मिलता है ज़्यादातर केस में, लेकिन कहीं कहीं आपको मोर देन 2 फॉर्म, तो 3 फॉर्म हो गए तो मल्टीपल एलील, 3 या 4 मल्टीपल एलील. जैसे जीन आई की हम बात करें जो हमारे ब्लड ग्रुप को डिसाइड करवाता है, जीन आई, वो आपके मोर देन 2 फॉर्म्स है, IA, IB एंड I. ठीक है जी, तो ये आपको मोर देन 2 फॉर्म्स में मिल रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल एलील का केस हो गया. चलिए, अब अगर एलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन
ट्रेडिशनली बीन डिस्क्राइब्ड एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। ये एलील के वेरिएशन मिलना, उसको हम बहुरूप मिलना, उसी को हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बोल रहे हैं। लेकिन उसका क्राइटेरिया एक है, ये नहीं है कि 1 या 2 या 3 या 4 बंदों में वो वेरिएशन मिला और आपने बोल दिया कि हाँ ये डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का केस हो गया। हम उसको कब डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का केस मानेंगे, जब उसकी अकरेंस जो है उस पर्टिकुलर एलील की जो नया फॉर्म बना है, एक नया फॉर्म बन गया। एलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन हैज ट्रेडिशनली बीन डिस्क्राइब्ड एज अ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इफ मोर देन वन वेरिएंट। अगर एक से ज़्यादा वेरिएंट एट अ लोकस, भाई लोकस पे होगा, डीएनए के किसी पर्टिकुलर लोकस पे कोई पर्टिकुलर जीन होता है तो उसके एलील भी उसी लोकस पे होंगे, पर्टिकुलर लोकस पे। अगर किसी लोकस पे ह्यूमन पॉपुलेशन में उस एलील की फ्रीक्वेंसी जो नया एलील बना है अगर ग्रेटर देन 0.01 हो गई एलील की फ्रीक्वेंसी, तो हम बोलेंगे कि ये अब हम इसको कह सकते हैं कि ये पॉलीमॉर्फिज्म का केस है। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं एलील की फ्रीक्वेंसी निकालने का जो फार्मूला है वो समझ लीजिए। कोई भी एलील है उसकी अगर आपसे फ्रीक्वेंसी पूछी जाए तो नंबर ऑफ टाइम दैट एलील अपीयर्स इन अ ह्यूमन पॉपुलेशन, एक्स मान लीजिए। ह्यूमन पॉपुलेशन मानिए यहाँ पर 200 इंडिविजुअल हैं, तो 200 इंडिविजुअल हैं, 200 इंडिविजुअल हैं ह्यूमन के जिसकी आप पॉपुलेशन की आपने सर्वे किया है किसी एक जगह पे, कानपुर में, बरेली में, सहारनपुर में। वही नंबर ऑफ इंडिविजुअल, वही तो सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल रिसाइडिंग एट अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम, कन्फाइंड जियोग्राफिकल एरिया, वही तो पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन आपने कानपुर की काउंट करी, मानो 200 इंडिविजुअल आए। 200 इंडिविजुअल में इस एलील को कितनी बार जगह मिली है, तो इस एलील को x बार जगह मिली है, और इस 200 इंडिविजुअल में टोटल कितनी बार ये जीन आया जिस जीन का ये एलील है। तो जीन आई है जिसका एलील IA, IB और I ऑलरेडी है। हम इसको कि एक रूप और आ गया, चौथा रूप आ गया। कब मानेंगे कि चौथा रूप आ गया, जब इस एलील की फ्रीक्वेंसी, नए एलील की फ्रीक्वेंसी I4 कर दीजिए आप, जब इसकी फ्रीक्वेंसी 0.01 से ज़्यादा हो जाएगी। और फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका क्या है, फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका है किसी भी पॉपुलेशन में द नंबर ऑफ टाइम दैट एलील अपीयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम दैट जीन अपीयर्स इन दैट पॉपुलेशन। तो यहाँ पे 200 इंडिविजुअल में ये जीन कितनी बार आया होगा, 400 बार। ठीक है जी। अब जब ये 0.01 से ज़्यादा हो जाए, मतलब 0.01 का मतलब है 400 में से कितने इंडिविजुअल, 400 में से कितनी जगह इसकी अपीयरेंस हो जाए। तो 400 में से इसकी अपीयरेंस अगर 4 जगह है, सपोज हम माने 4 जगह है, तो ये हो जाएगा आपका 0.01 हो जाएगा। तो 400 में से इसका मतलब है 200 इंडिविजुअल के जो हम लोग डिप्लॉयड हैं, 200 इंडिविजुअल के 2 इंडिविजुअल में अगर 2 क्रोमोसोम पे ये आ जाए तो 4 अपीयरेंस हो जाएगी, मतलब 4 बार ये अपीयर हो जाए एलील। इन 200 इंडिविजुअल में 4 बार अगर ये एलील अपीयर हो गया तो हम बोलेंगे 0.01 इसकी फ्रिक्वेंसी हो गई। क्लियर हो गई बात। तो आइए अब फिर से देखें एलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन। मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हुआ, नहीं हुआ तो फिर से एक बार बताता हूँ। 0.01 फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है। 0.01 तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी निकालते हैं द नंबर ऑफ टाइम दैट जीन अपीयर्स इन दैट पॉपुलेशन, कितनी बार वो एलील अपीयर हुआ है पॉपुलेशन में, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टाइम, कुल कितनी बार वो जीन आया है, कितनी बार वो जीन पॉपुलेशन में आया है। तो कितनी बार वो एलील, जीन का एलील आया x बार, और टोटल नंबर ऑफ अपीयरेंस उसकी अगर जीन की y है, अगर ये 0.01 से ज़्यादा हो जाए तो हम बोलेंगे हाँ अब ये पॉलीमॉर्फिज्म का केस हो गया, एक एलील और रिपोर्ट हो गया ह्यूमन पॉपुलेशन में। और अगर वो 0.01 से नीचे है तब तक हम उसको तवज्जो नहीं देंगे। क्लियर हो गई अब बात। हाँ जी। तो ये है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इन सिंपल टर्म्स।
इफ एन इनहेरिटेबल म्यूटेशन इज ऑब्जर्व एट अ पॉपुलेशन एट हाई फ्रीक्वेंसी। तो दूसरे शब्दों में हम बोलें, जब ये इनहेरिटेबल म्यूटेशन किसी पॉपुलेशन में काफ़ी फ्रीक्वेंट दिखाई देने लगता है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तब हम उसको बोलते हैं कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। The probability of such variation to be observed in non-coding DNA sequences would be higher as mutation in this sequence may not have any immediate effect. अब इस तरह की probability कि भाई ये जो कोई नया म्यूटेशन आ जाए उसकी ह्यूमन पॉपुलेशन में आपको रिपोर्ट ज़्यादा होने लगे, आपको मतलब उसकी नोटिस ज़्यादा होने लगे, तो ये चांस किस वाले म्यूटेशन में ज़्यादा है? ये चांस उस वाले म्यूटेशन के लिए ज़्यादा है जो ऐसी जगह पे म्यूटेशन हो रहा है जो उसकी कोई प्रोटीन बनाने की क्षमता को इफेक्ट ना कर रहा हो, मतलब कोई फंक्शनल जीन में ना हो रहा हो। दूसरे शब्दों में, अगर किसी फंक्शनल जीन में ये म्यूटेशन हो गया तो प्रोटीन नहीं बनेगी, प्रोटीन नहीं बनेगी तो हो सकता है बंदा ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही ना करे। और अगर जो फालतू की चीज़ है हमारे पास जो कोई काम की नहीं है, अभी हाल फिलहाल फालतू मान लीजिए, वैसे तो फालतू भगवान ने कुछ भी नहीं दिया, लेकिन जो फालतू की चीज़ है जिसका फिलहाल आपके पास कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं कि ये है तो क्यों है, ऐसा जीनोम हमारे पास बहुत सारा है जो नॉन फंक्शनल है या जिसका अभी डिसाइड नहीं हुआ कि क्या फंक्शन कर रहा, किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं कर रहा। वहाँ पे अगर ये म्यूटेशन हो जाए तो हमारा क्या जाता है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता वाली बात कि उसमें कोई घाटा थोड़ी है, हो जाने तो चलो भाई, और उसकी अकरेंस फिर बढ़ेगी क्योंकि उसने हमारी किसी कैपेबिलिटी को इफेक्ट नहीं किया। तो इस बात की संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सच वेरिएशन टू बी ऑब्जर्व इन नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस वुड बी हायर। तो इस बात की संभावना ज़्यादा है कि इस तरह का पॉलीमॉर्फिज्म आपको डीएनए की उन सीक्वेंसेस में देखने को मिले जो हाल फिलहाल आपकी निगाह में कोई काम नहीं कर रही। वुड बी हायर एज म्यूटेशन इन दिस सीक्वेंसेस मे नॉट हैव इमीडिएट इफेक्ट। तो फिलहाल हमें पता ही नहीं कि भाई ये सीक्वेंस कोई काम की है, हमारे हो गया उसमें म्यूटेशन, कोई बात नहीं, कोई इमीडिएट इफेक्ट उससे आपको दिखाई नहीं देगा। इम्पैक्ट इन एन इंडिविजुअल्स रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी, तो कोई भी इमीडिएट इफेक्ट नहीं है, ना ही वो उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी को बंदे की जिसमें हो गया उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी को हार्म करेगा। दिस म्यूटेशंस कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये म्यूटेशन कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा, क्योंकि उसने उसको किसी तरह से हार्म नहीं किया इंडिविजुअल को। और इसका इनहेरिटेंस हो सकता है, इनहेरिटेंस हो सकता है तो दादा से पिता में, पिता से बेटे में और बेटे से पोते में, आगे 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 वो जा रहा है। एंड फॉर्म वन ऑफ द बेसिस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, और इस वजह से ये म्यूटेशन कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग, इकट्ठे होते रहेंगे, और अल्टीमेटली जब इसका अकरेंस 0.01 से ज़्यादा हो जाएगा एलील का, भाई धीरे धीरे फैल रहा पॉपुलेशन में, धीरे धीरे उसकी अपीयरेंस बढ़ रही है, तो पहले 1000 में से एक बंदे में हुआ था और धीरे धीरे पॉपुलेशन ये फैल रहा है, एक से दूसरे में, 2 से 4 में, और जैसे ही उसकी फ्रीक्वेंसी 0.01 से ज़्यादा हो गई वो नोटिस में आने वाली बात हो गई और आप उसको फिर डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का केस मानने लगेंगे। These mutations keep on accumulating generation after generation and form one of the bases of polymorphism. There is a variety of different types of polymorphism ranging from single nucleotide chain to very large scale chain. और आज की तारीख में कई सारे इस तरह के पॉलीमॉर्फिज्म हम लोग को नोन है, जो कि रेंजिंग फ्रॉम सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेन, जिसमें ऐसा पॉलीमॉर्फिज्म में ऐसा रूप देखा गया, ऐसा म्यूटेशन देखा गया कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ है, टू वेरी लार्ज स्केल चेंज, और कई ऐसे भी म्यूटेशंस हैं देखे गए हैं जो केवल सिंगल न्यूक्लियोटाइड नहीं, वेरी लार्ज स्केल पे, काफ़ी बड़े पैमाने पे चेंज देखा गया। फॉर इवोल्यूशन एंड स्पेसिएशन सच पॉलीमॉर्फिज्म प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और इवोल्यूशन और स्पेसिएशन में इनका काफ़ी रोल है। बस ये याद रख लीजिए, हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे इतना पढ़ लीजिए कि ये डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म जो है म्यूटेशन में भी और स्पेसिएशन नई स्पीसीज बनने में इसका रोल है। ये लाइन याद रख लीजिएगा क्योंकि कई बार आता है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। तो पहला स्टेटमेंट उसने दिया, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इज ट्रेडिशनली बीन डिस्क्राइब्ड एज if more than one variant,
एट अ लोकस अकर्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन विद द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0.01। अब फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0.1 कर दी या फ्रीक्वेंसी लेसर देन 0.01 कर दी, तो बहुत ध्यान से ये आपको याद होना चाहिए। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इफ मोर देन वन वेरिएंट एट अ लोकस अकर्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन विद द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0.01। तो पहला स्टेटमेंट तो ये ठीक है। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म आल्सो फॉर्म्स द बेसिस ऑफ जीनोमिक मैपिंग, जेनेटिक मैपिंग इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये बात भी ठीक है। तीसरा आइए, तीसरा स्टेटमेंट दे रहा है कि फॉर इवोल्यूशन एंड स्पेशिएशन डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इज नॉट अ बिग डील, इज नॉट प्लेइंग एनी रोल फॉर डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इज नॉट नोन टू प्ले अ रोल इन स्पेशिएशन। तो ये गलत हो जाएगा। फॉर इवोल्यूशन एंड स्पेशिएशन पॉलीमॉर्फिज्म प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इस तरह से आपके क्वेश्चन आजकल वो बनाते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न भी समझ लीजिए। तो ये आपको खाली इसके रट्टे नहीं मारने, इसके साथ साथ कॉन्सेप्ट भी डेवलप करना। आपको 90 में से 70 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो स्ट्रेट लाइनर होंगे, बुद्धि नहीं लगानी होती, लेकिन 15 से 20 क्वेश्चन में आपको अपना लॉजिक लगाना होता है, समझना होता है, स्पीड डेवलप करनी होती है। तो अगर आप रट्टा मार के गए हो तो फंस जाओगे, साथ में आपको चीज़ें समझनी भी हैं। तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन स्पेसिएशन एंड हमारे इवोल्यूशन में। चलिए आगे चलूँ। द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वॉज इनिशियली डेवलप्ड बाय एलेक जेफरी। तो एलेक जेफरी वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डेवलप किया। अब आप में यहाँ पे दिया नहीं हुआ, और इंडिया में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डेवलप करने वाले, इस्टेब्लिश करने वाले थे इंडिया में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को इस्टेब्लिश करने वाले या यूज़ करने वाले इंडिया के जो फादर कहलाएंगे डीएनए फिंगर, वो हैं लालजी कश्यप। The technique for DNA fingerprinting was initially developed by Alec Jeffrey. He used a satellite DNA as a probe that shows very high degree of polymorphism. तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डेवलप करने वाले एलेक जेफरी, और ही यूज द सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए को इन्होंने यूज़ किया था। सैटेलाइट डीएनए याद हो पर आपने, हम लोगों ने देखा था रिपीटेटिव डीएनए को कई हम लोग कैटेगरीज में बांट सकते थे। तो ये अभी आपको डॉक्टर लालजी सिंह और डॉक्टर वीके कश्यप, लालजी सिंह और वीके कश्यप हैं जिन्होंने इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया है या यूज़ किया है या कहीं इस्टेब्लिश किया। डॉक्टर लालजी सिंह और वीके कश्यप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को। ही यूज द सैटेलाइट डीएनए एज अ प्रोब। सैटेलाइट डीएनए को इन्होंने एज अ प्रोब। तो प्रोब क्या होता है अभी आगे आपको क्लियर करता हूँ प्रोब क्या होता है। दैट शोज वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो सैटेलाइट डीएनए को इन्होंने यूज़ किया जिसमें हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म जो शो करता था, अलग अलग उसके बहुरूप थे। सैटेलाइट डीएनए को एज अ प्रोब इस्तेमाल करके एलेक जेफरी ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करी। इट वॉज कॉल्ड एज वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। तो इसको इन्होंने वेरिएबल नंबर VNTR सेगमेंट बोला। सैटेलाइट डीएनए जिसको यूज़ किया इन्होंने एज अ प्रोब, इसको इन्होंने वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट बोला। वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। टेंडम रिपीट का मतलब क्या होता है? वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट कि नंबर वेरी करेगा कि कितनी बार वो रिपीट हुआ है। ये जो आपने सेगमेंट लिया ATCG ATCC, अब इसका रिपीटिशन कितनी बार है ये वेरी कर रहा है ना। तो वेरिएबल नंबर, रिपीटिशन का नंबर वेरी कर रहा। वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। टेंडम का मतलब होता है एक के पीछे एक तुरंत, जैसे साइकिल का पहिया चलता है एक के पीछे दूसरा। वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। द टेक्निक्स एज यूज्ड अर्लियर इन्वॉल्व सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग रेडियो लेबल VNTR एज अ प्रोब। तो टेक्निक जो शुरू में इस्तेमाल करी गई थी उसमें
शुरू में इस्तेमाल किया गया है सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन। तो सदर्न ब्लॉटिंग हाइब्रिडाइजेशन को इस्तेमाल करते हुए इन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करी और इसमें इन्होंने रेडियो लेबल्ड VNTR लिए एज अ प्रोब। रेडियो लेबल्ड VNTR एज अ प्रोब लेके इन्होंने सदर्न ब्लॉटिंग को यूज़ करते हुए इस्तेमाल करते हुए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करी। ठीक है, 2-3 बातें अब यहाँ पे उलझन आपको दे रही होंगी कि ये सदर्न ब्लॉटिंग क्या होती है। ठीक, और ये VNTR तो आपको समझ में आ गया, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। रेडियो लेबल्ड का क्या मतलब है कि जब इन्होंने ये टेंडम रिपीट वाले डीएनए के फ्रेगमेंट बनाए तो उसमें इन्होंने रेडियो एक्टिविटी अटैच कर दी है। ये जो प्रोब बनाए गए, प्रोब का मतलब है किसी चीज़ की जानकारी करने के लिए अगर आप कुछ बना रहे हैं, कोई चीज़ जानकारी प्राप्त करने के लिए आप कोई टूल बना रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं प्रोब। कोई भी जानकारी एकत्रित करने के लिए कोई आप टूल बना रहे हैं तो उसको आप बता रहे हैं प्रोब। रेडियो लेबल्ड VNTR को ये एज अ प्रोब इस्तेमाल कर रहे हैं। VNTR वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट कि ये जो एक सीक्वेंस इन्होंने पता लगानी चाहिए ATCG ATCG ATCC, ये कितनी बार रिपीट है क्रोमोसोम में। वेरिएबल नंबर है, एक ही, मतलब वो फिक्स नहीं है, वो वेरिएबल कर रहा है। टेंडम बार बार रिपीट है। रेडियो लेबल्ड की आपने जब ये उसका काउंटर पार्ट बनाया, डीएनए डबल स्ट्रैंड है, हम ये जानना चाहें अगर कि भाई ये सीक्वेंस इस वाले स्ट्रैंड में जो डीएनए आपने स्पेसिमेन डीएनए है उसमें डीएनए की ये सीक्वेंस है कि नहीं है, और है तो कितनी बार है, तो हम क्या करेंगे, हम उसका काउंटर हम लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी के हिसाब से चार का आपने जो बताया, आपको पता है कि अगर आपको डीएनए के एक स्ट्रैंड की बेस सीक्वेंस पता हो तो दूसरी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, कर सकते हो ना। अगर ATCG इधर है तो इधर वाली आप प्रिडिक्ट कर सकते हो ना। इसके अपोजिट A के अपोजिट T ही आएगा, T के अपोजिट A ही आएगा, C के अपोजिट G ही आएगा, G के अपोजिट C ही आएगा। पता है आपको कि यही आएगा। और ये आपने केमिकली मैन्युफैक्चर्ड कर ली, आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड कर ली, और इसमें आपने रेडियो एक्टिविटी इसमें अटैच कर दी है, क्योंकि आपने ये जो ग्रो कराए हैं, ये जो डीएनए बनाया है उसको आपने रेडियो एक्टिव थाइमिन पे या किसी तरह से रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन पे आपने इसको मानिए ग्रो कराया, तो इसमें रेडियो एक्टिविटी आ गई है। और जैसे ही ये आप मौका देंगे इसको एनीलिंग करने का कि इसका काउंटर पार्ट अगर इधर है तो उसके साथ ये बेस पेयरिंग डबल स्ट्रैंड डीएनए बना लेगा, क्योंकि आपने उसमें रेडियो एक्टिविटी डाल दी है। इसलिए आप उसको बाद में लोकेट कर लोगे कि ये जो हमारा प्रोब था ये डबल स्ट्रैंड में बदला कि नहीं बदला, एनीलिंग करी कि नहीं करी। एनीलिंग तभी करेगा जब उसका काउंटर पार्ट स्पेसिमेन में होगा। क्लियर हो गई बात। तो रेडियो एक्टिव रेडियो लेबल्ड VNTR इन्होंने प्रोब का इस्तेमाल किया, सदर्न ब्लॉटिंग का इस्तेमाल किया। देखिए सदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ये सब टर्म यूज़ होते हैं। सदर्न ब्लॉटिंग टर्म यूज़ होता है जब हम किसी भी स्पेसिमेन में अगर डीएनए की स्पेसिफिक सीक्वेंस को लोकेट करें, तो किसी भी स्पेसिमेन में व्हेन यू ट्राई टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस इन अ स्पेसिमेन, देन द प्रोसीजर इज कॉल्ड एज सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉट में हम पता लगाते हैं कि स्पेसिमेन में डीएनए की स्पेसिफिक सीक्वेंस है कि नहीं, सदर्न ब्लॉटिंग। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में हम आरएनए की सीक्वेंस को पता लगाते हैं। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग करी जाती है आरएनए के पर्टिकुलर स्ट्रैंड को पता लगाने के लिए, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग करी जाती है पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए, प्रोटीन के लिए, कि आप किसी भी स्पेसिमेन में देखना चाहते हैं कि ये वाली प्रोटीन प्रेजेंस है कि नहीं है, तब हम लोग करते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो सदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। यहाँ पे सदर्न ब्लॉटिंग की बात हो रही। सदर्न ब्लॉटिंग में हम डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस को पता लगाने का काम करते हैं। ठीक है, तो कुछ बातें ये जो ये वाली लाइनें हैं 4, फिर से ध्यान से समझ लीजिए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो टेक्निक थी उसको किसने डेवलप किया, एलेक्स जेफरी ने। तभी एलेक्स जेफरी फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाते हैं। और इंडिया के डॉक्टर लालजी सिंह, VK कश्यप, ही यूज द सैटेलाइट डीएनए। इन्होंने सैटेलाइट डीएनए को एज अ प्रोब किसी भी गुत्थी को सुलझाने के लिए आप जो टूल बना रहे हैं, प्रोब, सैटेलाइट डीएनए को इस्तेमाल किया था। सैटेलाइट डीएनए क्या है,
आप याद करिए बल्क जीनोमिक डीएनए और सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए ये जो अलग से एक छोटी पीक बनी थी, इसको आपने मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट और कई सारे सेगमेंट में बांटा था। तो इन्होंने सैटेलाइट डीएनए को एज अ प्रोब इस्तेमाल किया जो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहा है। इट वॉज कॉल्ड, और ये कहलाता है वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। ये जो रिपीटेटिव डीएनए है, ये सेगमेंट जो इन्होंने इस्तेमाल किया वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट कहला रहा है। ठीक। द टेक्निक इज यूज्ड एज अर्लियर इन्वॉल्व सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग मैंने आपको एक्सप्लेन करी कि सदर्न ब्लॉटिंग जो शुरू में टेक्निक यूज़ करी गई उसको कह रहा है कि सदर्न ब्लॉटिंग उसमें इस्तेमाल किया गया, सडन ब्लॉटिंग हाइब्रिडाइजेशन। तो सडन ब्लॉटिंग क्या है, मैंने आपको बताया कि सडन ब्लॉटिंग में दिस टेक्निक इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए इन अ स्पेसिमेन। किसी भी स्पेसिफिक सीक्वेंस आप जानना चाहते हो कि जो आपको स्पेसिमेन मिला उसमें AT CCGGAT ये सीक्वेंस है कि नहीं है, कैसे पता लगाएंगे? तो ये सीक्वेंस पता लगाने का तरीका क्या, आप इसका काउंटर पार्ट बना लीजिए कि ये सीक्वेंस या यही आप इसी का काउंटर इसी को बना लीजिए और ये डालिए, आप इसको मौका दीजिए एनीलिंग करने का स्पेसिमेन के डीएनए के साथ। इसको आपने टैग कर दिया, इस पर आपने पुछन्ना बांध दिया कोई पहचान के लिए कि अपनी चीज़ जो बनाई है। अब ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए अगर ये यहाँ पे स्पेसिमेन में इसका काउंटर पार्ट है तो उसके साथ एनीलिंग कर लेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। तो आपने इसमें पुछन्ना लगा के कोई उस पर टैग क्या होता है, आप उस पर आप कोचिंग में जाते हो, आप क्लास में जाते हो तो अपनी वाटर बॉटल को आप अपने नाम से टैग कर देते हो। पता तो आप फेसबुक पे पोस्ट डालते हो, टैग कर देते हो, किसके लिए डाली है, मिस यू जान डाल दिया आपने टैग करके। तो ये भी आपने टैग करके भेज दिया यहाँ पे कि भैया जाओ एनीलिंग करो। तो एनीलिंग ये तभी करेगा, ये डबल स्ट्रैंड डीएनए तभी बनाएगा जब इसका काउंटर पार्ट होगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो प्रोब कहलाया ये कि वो जानकारी लाएगा आपके लिए, आपने तो भेज दिया दूध जाओ बेटा जानकारी लाओ। इन्वॉल्व सडन ब्लॉटिंग हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग रेडियो लेबल्ड VNTR एज अ प्रोब। इट इंक्लूड्स, तो सबसे पहले आपने क्या करना, आइसोलेशन ऑफ डीएनए करना। आइसोलेशन डीएनए करने के बाद डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए के फ्रेगमेंट्स कर देने। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, छोटे बड़े फ्रेगमेंट अलग हो जाएंगे। ट्रांसफरिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन। यहाँ पे सांस लीजिए, यहाँ पे ये ट्रांसफ़र करने से पहले हम उसको ट्रीटमेंट विद एल्कली करेंगे। ये बात लिख ली थी अपनी NCERT में। ट्रीटमेंट विद एल्कली क्यों करेंगे? ट्रीटमेंट विद एल्कली इसलिए करेंगे कि अभी तक ये डबल स्ट्रैंड डीएनए dsDNA, इसको जब आप ट्रीट कर देते हैं एल्कली के साथ तो ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बन जाता। भैया हमें उसकी एनीलिंग करानी है ना, जब तक वो एनीलिंग नहीं करेगा रेडियो एक्टिव प्रोब के साथ डबल स्ट्रैंड में नहीं बदलेगा, तब तक तो हम उसको लोकेट ही नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो आप उसको सिंगल स्ट्रैंड में बदल दीजिए। तो डबल स्ट्रैंड डीएनए को जब आप ट्रीटमेंट करते हैं एल्कली के साथ, वो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बना लेता। अब आपने इसको ट्रांसफ़र कर दिया, ट्रांसफ़र ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन सच एज नाइट्रोसेलुलोज। इसके बाद क्या किया? इसके बाद आपने उसको मौका दिया हाइब्रिडाइजेशन कि तुम बेस पेयरिंग कर लो, तुम्हारा काउंटर पार्ट तड़पो मत। चाहे को वीरू से अलग किया था, डबल स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंड में बदला था, अब आप उसको मौका दे रहे हैं कि वापस डबल स्ट्रैंड में बदल जाओ। तो उस पर अब आपने अपने वाले ये पोर किए प्रोब उड़ेले, जिसको आपने रेडियो एक्टिव बना दिया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को ग्रो करके। तो हाइब्रिडाइजेशन में रेडियो एक्टिव प्रोब के साथ किया। अगर तो उसका काउंटर पार्ट है तो वो एनीलिंग कर लेगा, वरना नहीं करेगा। अब आपने डिटेक्ट करना चाहा कि भाई एनीलिंग हुई है कि नहीं हुई है, ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा एक्सरे फिल्म एक्सपोज करेंगे। अगर तो रेडियो एक्टिव प्रोब बन गया, वो एनीलिंग हो गई, तो आपको ऑरेंज बैंड दिखाई देगा, वरना नहीं दिखाई देगा। स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीएनए इज गिवन इन द फिगर 6.16। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे चलिए। द VNTR बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ सैटेलाइट डीएनए कॉल्ड मिनी सैटेलाइट। अब ये VNTR प्रोब जो बनाए गए थे सैटेलाइट डीएनए के बनाए गए थे। सैटेलाइट डीएनए बल्क जीनोमिक और सैटेलाइट डीएनए को फर्दर हम लोगों ने कई कैटेगरी में बांटा, जिसमें माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट आपको बताई गई थी। बेसिस क्या था? ATCG रिच, अगर ध्यान हो, यह आपका ये जो लेंथ ऑफ सेगमेंट क्या था और हाउ मेनी टाइम डज इट गेट रिपीटेड, इस आधार पे आपने मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट
दो तीन चार पांच कैटेगरीज जो भी हैं, दो मेंशन है, दो की कई सारी आप कैटेगरीज है, जिनमें से मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट इन्होंने यूज़ किए थे। स्मॉल डीएनए सीक्वेंसेस आर रैंडमली इन मैनी कॉपी नंबर। मिनी सैटेलाइट में क्या कि एक डीएनए की सीक्वेंस है जिसका कि बार बार में इमेजिनरी ATCG ATCC मानो ये 4 न्यूक्लियोटाइड अरेंज रैंडमली बार बार मैनी कॉपी नंबर, कई सारे रिपीटिशन, इसके 10 बार 12 बार 15 बार या जो भी है। तो ये छोटी सी सीक्वेंस जो कई बार रिपीट है, रैंडमली रिपीट है एक के बाद दूसरी। द कॉपी नंबर वेरीज फ्रॉम क्रोमोजोम टू क्रोमोजोम। अब ये कितनी बार रिपीट है ये हर क्रोमोजोम पे अलग है। मानिए 4 नंबर के क्रोमोजोम पे ये 8 बार रिपीट है, 8 नंबर के क्रोमोजोम पे ये 2 बार रिपीट है, 10 नंबर के क्रोमोजोम पे 3 बार रिपीट है। हर क्रोमोजोम पे अलग अलग ये रिपीट है इन एन इंडिविजुअल। यही तो स्पेसिफिक है, यही तो रायता है मेन, यही तो हम लोकेट कर रहे हैं कि भैया ये बिल्कुल स्पेसिफिक है कि हर इंडिविजुअल के क्रोमोजोम पे इसका जो रिपीटिशन है वो बिल्कुल अलग है, वही हमें लोकेट करना है। तो मैनी कॉपी नंबर्स, द कॉपी नंबर वेरीज फ्रॉम क्रोमोजोम टू क्रोमोजोम इन एन इंडिविजुअल। किसी इंडिविजुअल में ये कितनी बार किस क्रोमोजोम पे रिपीट है अलग अलग है। द नंबर ऑफ रिपीट शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये जो नंबर ऑफ रिपीट है ये हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म दिखा रहा है कि उसके बहुत सारे एलील, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म दिखा रहा है। एज अ रिजल्ट द साइज ऑफ VNTR वेरीज इन साइज। एज अ रिजल्ट द साइज ऑफ VNTR वेरीज इन साइज फ्रॉम 0.1 टू 20 KB। तो इसके फलस्वरूप ये जो VNTR है, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट का जो साइज़ है ये वेरी कर रहा है, क्योंकि हाई डिग्री पॉलीमॉर्फिज्म दिखा रहा है कि ये जो सीक्वेंस है मेरे 8 नंबर के क्रोमोजोम पे 10 बार रिपीट है और मेरे दूसरे 8 नंबर के क्रोमोजोम पे 12 बार रिपीट है। दूसरा 8 बेटा मेरी बॉडी में 8 नंबर का क्रोमोजोम 2 कॉपी हैं हर सेल में, एक जो हमारे हमें मदर से मिला, एक जो हमारे फादर से मिला। तो एक पे 10 बार रिपीट है, एक पे 12 बार रिपीट। ठीक है, ये तो 8 नंबर पे हुआ। 9 नंबर पे इसी तरह से किसी पे 4 बार रिपीट, किसी पे 3 बार रिपीट। 7 नंबर पे यही है, अलग अलग तरह का रिपीट है। तो ये जो VNTR का जो साइज़ होगा वेरी करेगा 0.1 से लेके 20 KB किलो बेस पेयर तक। कॉन्सिक्वेंटली आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन विद VNTR प्रोब द ऑटोग्राम गिव्स मैनी बैंड्स ऑफ डिफरेंट साइट। इसलिए हम देखेंगे परिणाम स्वरूप हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद ऑटो रेडियोग्राम जब आप बनाते हैं तो मैनी बैंड्स ऑफ डिफरेंट साइज, अलग अलग तरह के आपको बैंड, डिफरेंट साइज के बैंड देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसमें वेरिएशन बहुत है। दिस बैंड गिव्स अ कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न। और ये बैंड जो है कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न देते हैं किसी इंडिविजुअल के DNA के लिए। इसी बैंड का जब आप कंपैरिजन कर लोगे तब आप बता दोगे कि ये पर्टिकुलर DNA मिस्टर राम प्रकाश का है, ये पर्टिकुलर DNA मिस्टर शाहिद सोलंकी का है। ये मतलब इस तरह से आप बता दोगे कि ये इसका, ये उसका, ये इसका, ये उसका, क्योंकि स्पेसिफिक पैटर्न एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल के ही होते हैं। इट डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। हर इंडिविजुअल में अलग है इन अ पॉपुलेशन एक्सेप्ट इन केस ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस। केवल मोनोजाइगोटिक ट्विंस में ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस में केवल सेम होंगे, बाकी अलग होंगे। द सेंसिटिविटी ऑफ द टेक्निक हैज़ बीन इंक्रीज बाय यूज ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और सेंसिटिविटी दिस टेक्निक की हैज़ बीन इंक्रीज बाय यूज ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। PCR करके हम इसकी सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं। कॉन्सिक्वेंटली DNA फ्रॉम अ सिंगल सेल इज इनफ टू परफॉर्म DNA फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस। इस तरह से हम देखते हैं जब हम PCR कर लेंगे तो केवल एक सेल से मिला DNA केपेबल इनफ है, वो काफ़ी है जिससे हम DNA फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस कर सकें। इन एडिशन टू एप्लीकेशन इन फॉरेंसिक मेडिसिन में एप्लीकेशन के साथ इन एडिशन टू एप्लीकेशन इन फोरेंसिक मेडिसिन, forensic science, it has been used much wider application, it has much wider application। तो forensic medicine के साथ इसमें और भी applications हैं such as determining population and genetic diversity। तो forensic medicine के अलावा genetic diversity और population diversity को समझने में इसका रोल है। Currently many different probes are used to generate DNA fingerprinting। आज की तारीख में कई तरह के प्रोब बना लिए गए हैं यूज टू जनरेट DNA फिंगरप्रिंटिंग को करने के लिए।
ठीक है जी। तो आइए अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ और बातें जानें। चलिए अब हम लोग देखें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को कुछ बातें क्या रह गई हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेनली है क्या, इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंसेस। स्पेसिफिक रीजन में हम लोग डीएनए सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, उसको रिपीटेटिव डीएनए बोलते हैं। ठीक है, मोटा मोटी बातें अब आप नोट करनी चालू करो, मतलब बोलूँ आप। ये जो डीएनए सीक्वेंसेस हैं रिपीटेटिव डीएनए, इन सीक्वेंसेस में हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। पॉलीमॉर्फिज्म बेस बनाता है जेनेटिक मैपिंग का ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, और पॉलीमॉर्फिज्म बेस बनाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म है, इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कन्वेंशनली ये आप कहिए कि पारंपरिक रूप से अगर हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म को डिफाइन करना चाहें तो ये एलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन बता रहा है। एलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशन की वजह से हुआ है, और बेसिकली ये बता रहा है एलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन इन अ ह्यूमन पॉपुलेशन व्हेन इट बिकम्स ग्रेटर देन 0.01 फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर हो जाता है। एलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन, एलील में डीएनए का सीक्वेंस है, सीक्वेंस वेरिएशन भाई डीएनए के सीक्वेंस में जो आपकी चेंज हो गया उसी की वजह से तो डीएनए नया जीन बन गया, एलील बन गया। तो एलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन ट्रेडिशनली डिस्क्राइब्ड एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, उसी को हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। लेकिन एक क्राइटेरिया है, कब? इफ़ मोर देन वन वेरिएंट, अगर एक से ज़्यादा वेरिएंट, एक वेरिएंट है तो एलील है, तब पॉली थोड़ी है, तब तो दो एलील है। लेकिन एक से ज़्यादा वेरिएंट हो जाए तो मल्टीपल एलील या पॉलीमॉर्फिज्म का केस होगा। अगर एक से ज़्यादा एलील बन जाए ह्यूमन पॉपुलेशन में विद अ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0.01, और उसकी फ्रीक्वेंसी है जो नया एलील बना 0.01 से ज़्यादा हो जाए, तब हम बोलेंगे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म हुआ। तो फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यही मोटी मोटी बातें याद रखिएगा आप जो आपसे पूछी जाती हैं। और ये इसकी डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म मिलने का सबसे ज़्यादा चांस कहाँ है? सबसे ज़्यादा चांस आपको जर्म सेल्स में है, और जर्म सेल्स में भी वो जर्म सेल्स जो उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी को इफेक्ट ना कर रहा हो, वो म्यूटेशन, तो वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक्यूमुलेट होते रहेंगे, और अल्टीमेटली जब उसकी फ्रीक्वेंसी 0.01 से ज़्यादा होगी तो उसको हम लोग तब हम उसको डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म मानेंगे। वैरायटी ऑफ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, और कई तरह के डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म वैरायटी आपको देखने को मिल रही है। सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेन से लेके काफ़ी लार्ज नंबर तक आपको देखने को मिलेगा। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं स्पेसिएशन में भी और इवोल्यूशन में भी। टेक्निक वॉज डेवलप बाय एलेक्स जेफरी, साइंटिस्ट थे। इंडिया में लालजी कश्यप, डॉक्टर लालजी सिंह और वीके कश्यप, डॉक्टर लालजी सिंह और वीके कश्यप ने इसको डेवलप किया था। ये यूज़ द सैटेलाइट डीएनए, तो एलेक्स जेफरी ने सैटेलाइट डीएनए को यूज़ किया था, और मिनी सैटेलाइट को इन्होंने इस्तेमाल किया था एज अ प्रूफ, ठीक है। सदर्न ब्लॉटिंग को इन्होंने यूज़ किया शुरू में। द टेक्निक एज यूज अर्लियर, देखिए ये वाली मैंने आपको सेपरेशन ऑफ डीएनए फिंगर फ्रेगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, एंड ये देखिए बोल्ड लेटर्स में मैंने लिख रखा है ट्रीटमेंट विद एल्कली, जो आपके एनसीईआरटी में मिस है। ट्रीटमेंट एल्कली से किए बगैर वो सिंगल स्ट्रैंड में बदलेगा नहीं, जो बार बार मैं बात कह रहा हूँ। समझो, अगर आप लोग शार्प हो माइंड के, तब आपके मन में खुद ही क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई डबल स्ट्रैंड डीएनए वो एलीलिंग कैसे कर लेगा? तो पहले उसको सिंगल स्ट्रैंड में बदलना पड़ेगा। डबल स्ट्रैंड डीएनए है, जब आपने ट्रीटमेंट किया एल्कली से वो सिंगल स्ट्रैंड में बदला, और फिर आपने उसको उठा के ट्रांसफ़र कर दिया। अब आप उस पर जब रेडियो एक्टिव प्रोब कर रहे हो, अपने रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब डाल लो, पोर कर लो, तब वो एनीलिंग करेगा, वरना एनीलिंग कैसे करेगा अगर पहले ही वो डबल स्ट्रैंड है? एनीलिंग का मतलब है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए जब डबल स्ट्रैंड डीएनए में बदलता, पेयरिंग करता है जब अपने काउंटर पार्ट से, एनीलिंग। ये वाली बातें हम लोग उसमें ही पढ़ चुके हैं। VNTR प्रोब जो इन्होंने लिए थे मिनी सैटेलाइट को बिलोंग करते थे। मोनोजाइगोटिक ट्विंस, केवल मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या? तो जाइगोट कैसे बनता है? मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूज़न से, मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज़न हुआ, जाइगोट बना। ट्विंस क्या है? जुड़वा। अब मोनोजाइगोटिक, ये जो जाइगोट बना, इसमें जो पहला डिवीजन हो रहा, क्लीवेज हो रहा,
ये दोनों सेल एक तरह से एम्ब्रायो की तरह बिहेव करेंगी और इन दोनों से दो एम्ब्रायो बन जाएंगे, तो ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं। मोनोजाइगोट, एक ही जाइगोट से दो एम्ब्रायो बन जाना, वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है। तो उनका नेचुरल बात है कि इसके पास जो पहले एक जाइगोट बना, इसके पास जो कॉपी आई डीएनए की, अब ये डिवाइड हुआ, दो सेल बनी, लेकिन ये दोनों सेल अलग अलग फ्यूचर की एम्ब्रायो हो गई। तो जब सिंगल सेल था ये, उसके पास जो डीएनए था वही तो इन दोनों के पास होगा। तो मोनोजाइगोटिक जो ट्विंस होते हैं उनका डीएनए एग्जैक्टली सेम होता है। इसलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अगर आप उसकी बैंड देखेंगे तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस में सेम होंगे। ठीक है जी। अब आप देखिए हम लोग इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप देखोगे बैंड निकालोगे, बैंड इस तरह से निकलेंगे। क्रोमोसोम नंबर 9 है, ये मानिए 10 है, 11 है, 12 है, तो उस पर डिफरेंट साइज़ के बैंड आपको अकॉर्डिंग टू रिपीटिशन दिखाई देंगे। अब यहाँ पे एक आपको इमेजिनरी दिया गया है कि ये लेडी है मॉम, ये डैड है और ये 4 बच्चे हैं। ये 4 बच्चे, इनमें से इन दोनों के कौन हो सकते हैं? अगर ये मॉम है, ये डैड है, जो हम लोग कहते हैं ना फॉरेंसिक मैचिंग में और डिस्प्यूटेड पैटर्निटी टेस्ट में, हम लोग पैटर्निटी टेस्ट में इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए जो इसके इनहेरिटेंस होगी, इसका बैंड बच्चों में जा सकता है, क्रोमोसोम का, इस क्रोमोसोम का बैंड बच्चों में जा सकता है, इस क्रोमोसोम का बैंड बच्चों में जा सकता है। ऐसे ही इसका बैंड अगर ये फादर है तो बच्चों में जा सकता है। ठीक है। अब आप देखिए ये जो हमारा चाइल्ड फर्स्ट है, इसमें फादर का भी कंट्रीब्यूशन है, फादर का भी कंट्रीब्यूशन है, साथ के साथ मदर का भी कंट्रीब्यूशन है। तो ये समझ में आ रहा है कि ये चाइल्ड, पहली डॉटर जो है, इन दोनों के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट हो सकती है। क्लियर हो रहा है कि इसका बैंड भी आ रहा है, इसका बैंड भी आ रहा है। तो चाइल्ड 1 दोनों का बच्चा है। चाइल्ड 2 में आइए, चाइल्ड 2 में ये वाला बैंड मिल रहा है, ये वाला बैंड मिल रहा है। उसके अलावा इसके जो बैंड हैं वो एज सच मदर से कोई बहुत ज़्यादा मिल नहीं रहे। चाइल्ड 2 ये वाला जो बैंड है, ये वाला बैंड नहीं, ये वाला बैंड तो अलग है। रुकिए, चाइल्ड 2 को फिर से देखिए, ये ऊपर है, इस सेम हाइट पे नहीं है। इसी तरह से ये सेम नहीं है। हाँ, ये फीमेल का मिल रहा है, फीमेल का मिल रहा है। तो फीमेल के तो उसमें आए हैं, तो मदर तो इसकी ये है, लेकिन फादर का इसमें नहीं आया। फादर का यहाँ पे आता या यहाँ पे आता या यहाँ पे आता, फादर के नहीं आए। तो ये चाइल्ड 2 जो है, मदर तो इसकी, मॉम तो इसकी मदर है, लेकिन ये डैड इसके फादर नहीं है। ठीक है, क्लियर। चाइल्ड 3 पे आइए। चाइल्ड 3 में ये वाला बैंड उसको किससे मिला? फादर से। ये वाला बैंड किससे मिला? फादर से। ये वाला बैंड किससे मिला? फादर से। ये बैंड किससे मिला? ये बैंड इसको मिला मदर से, और ये बैंड भी इसको मिला मदर से। तो ये चाइल्ड 3 भी इन दोनों का प्रोडक्ट है। चाइल्ड 4 पे आइए। अब चाइल्ड 4 में ये जो इसका ये बैंड है, ये ना फादर पे है ना मदर पे है। ये जो बैंड है, ये ना फादर पे है ना मदर पे है। ये वाला बैंड, ये ना फादर पे है ना मदर पे है। इसके जो बेंडिंग पैटर्न है, बैंड के जो पैटर्न है, वो इन दोनों में से, पेरेंट्स में से किसी पे भी नहीं मिल रहा है। तो हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं इस वाले डायग्राम से कि चाइल्ड 1 and 3 इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मॉम एंड डैड, वेयर एज चाइल्ड 2 डॉटर ऑफ मॉम ओनली, एंड चाइल्ड 4 हमारा कहीं बाहर से एलियन है, इनमें से किसी का भी नहीं है। अब आप ये देखो, इधर आ जाओ, जो आपकी बुक का डायग्राम है। क्रोमोसोम नंबर 7 पे मदर के क्रोमोसोम पे वो 4 बार रिपीट है, फादर के क्रोमोसोम पे 3 बार रिपीट है इंडिविजुअल पे। क्रोमोसोम नंबर 7 पे 2 इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल ए और इंडिविजुअल बी, और ये क्राइम सीन से आपको मिला है डीएनए। हम ये जानना चाहते हैं जो क्राइम सीन पे डीएनए मिला वो इन दोनों में से किसका है। तो आप देखिए ये वाले पैटर्न देखिए, क्रोमोसोम नंबर 7 पे रिपीटिशन 11 बार, क्रोमोसोम नंबर 7 पे रिपीटिशन 9 बार, वो इसके पैटर्न है। इस वाले बंदे में हमें 2 बंदों पे शक है। क्राइम सीन पे आप गए, बैंक रॉबरी हुई है या रेप केस हुआ है या मर्डर हुआ है, क्राइम सीन पे आपको डीएनए मिला, मतलब ह्यूमन सेल मिली, उससे आपने डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, उसकी फिंगरप्रिंटिंग कर ली, ये बेंडिंग पैटर्न आए।
और आपने सीसीटीवी कैमरा की वीडियो फुटेज देखी तो वीडियो फुटेज में 2 बंदे वहाँ पे जाते दिखाई दिए, 2 बंदों ने विजिट करी है क्राइम सीन को, ए और बी ने। 2 आपके रडार पे हैं। अब आपको जानना है कि ए सस्पेक्ट है, मतलब ए है कल्प्रिट की बी कल्प्रिट है। आपको 2 बंदों पे उम्मीद है कि ये इन्होंने हरकत करी है। अब आपने उन दोनों का बेंडिंग पैटर्न डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराई और मैच किया तो किससे मिल रहा है? बट नेचुरल है। ये देखिए, ये वाले बैंड इससे मिल रहे हैं, ये वाले बैंड इससे मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया कि सी जो इंडिविजुअल है बेसिकली वो बी ही है। बी और सी ये बिल्कुल सेम है। ये पैटर्न जो है, ये पैटर्न इस पैटर्न से उसी का रिपकल्शन है, उसी का दूसरा आपको एक और रूप मिल रहा है। भाई ये अलग है ना, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 7 पे 3 बार और 4 बार, जबकि इस पे क्रोमोसोम नंबर 7 पे रिपीटेशन कितनी बार है? 11 बार और 9 बार, जो ये वाला है। तो ये इंडिविजुअल और ये इंडिविजुअल सेम है, इससे प्रूव हो गया। क्योंकि हर किसी में ये बेंडिंग पैटर्न जो है, ये जो बैंड बनेंगे, ये हर किसी इंडिविजुअल के लिए स्पेसिफिक हैं, जैसे आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं। इसी तरह से डीएनए के ये जो बनेंगे बेंडिंग पैटर्न, ये भी स्पेसिफिक हैं। तो आपको समझ में आ गई कि ये इंडिविजुअल सी जो है, ये इंडिविजुअल सी बेसिकली इंडिविजुअल बी ही है। ये तरीका है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या होती है? अब आप इसको देखो। वेस्टर्न ब्लॉटिंग, it is used to detect the presence of specific protein in a complete mixture extracted from cell। आपको मैंने बताया वेस्टर्न ब्लॉटिंग करी जाती है स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड चेन को पता लगाने के लिए। सदर्न ब्लॉटिंग में हम डीएनए सैंपल्स में से स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए को पता लगाने के लिए करते हैं। स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस इन डीएनए सैंपल को अगर हम लोकेट करना चाहें तो हम उसके लिए उस टेक्निक को हम लोग सदर्न ब्लॉटिंग बोलते हैं। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में हम आरएनए सीक्वेंस को, फॉर द डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक आरएनए सीक्वेंस इन अ कॉम्प्लेक्स सैंपल। ठीक है, इतना याद रख लीजिए, काम आपका चलेगा। आगे चलूँ? ये एक और देख लो भाई, आप मदर है, चाइल्ड, मेल और मेल 2। अगर ये मदर है और ये उसका चाइल्ड है तो आपके पास ये 2 बंदे हैं, ये 2 बंदे प्रतीक और ये आपका निशांत। कौन इसका बाप हो सकता है? तो इस चाइल्ड का बाप कौन हो सकता है? अब इसके बेंडिंग पैटर्न देखिए। ये वाला जो बेंडिंग पैटर्न है ये इस पेरेंट से मिल सकता है, इस पेरेंट पे बेंडिंग पैटर्न नहीं है। ये जो बेंडिंग पैटर्न है ये इसको इस पेरेंट से मिला। ये वाले बेंडिंग पैटर्न ये इसको इस पेरेंट से मिले। ये बेंडिंग पैटर्न ये इसको इस पेरेंट से मिला, ठीक है। और ये जो ये हैं ये तो आपके मदर से आए हैं। तो ये बेंडिंग पैटर्न इसको, तो मेल एक 1 इसका बाप हो सकता है, ये तो मदर है ही है। इस चाइल्ड का बाप मेल फर्स्ट है। इस तरह से हम लोग उसको निकालते हैं। ये हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। ये भी हो गया। आगे चलूँ? प्रोब्स क्या हैं? प्रोब्स आर स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट्स और आरएनए फ्रेगमेंट्स। प्रोब हम डीएनए फ्रेगमेंट या आरएनए फ्रेगमेंट को बोल रहे हैं दैट रिकॉग्नाइज कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेज इज डीएनए एंड आरएनए। प्रोब्स भैया हमने आपको बोला था क्रैक करना, किसी गुत्थी को सुलझाना। तो यह प्रोब्स बनाए गए या तो डीएनए फ्रेगमेंट्स या आरएनए फ्रेगमेंट्स, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंड होंगे दैट रिकॉग्नाइज, तो वो पहचान लेंगे कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस स्पेसिमेन में है कि नहीं। एनीलिंग कर लेंगे, इस तरह पहचान लेंगे। एंड दस अलाउ आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन, और इस तरह से एनीलिंग कर लेंगे तो आइडेंटिफिकेशन आइसोलेशन कर सकते हैं। ऑटो रेडियोग्राम क्या है? फोटोग्राफ प्रोड्यूस बाय एक्सपोजिंग अंडर डेवलप्ड फिल्म ऑफ रेडियो लेबल्ड मॉलिक्यूल। तो जब आप एक्सरे फोटोग्राफी करेंगे, आप किसकी करेंगे? रेडियो लेबल्ड मॉलिक्यूल की, तो उसको हम लोग ऑटो रेडियोग्राम बोलते हैं। चलिए आगे चलूँ। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखें। तो ये बेटा, ये जीनोमिक्स क्या है? जीनोमिक्स है डिसिप्लिन ऑफ मैपिंग, सीक्वेंसिंग एंड एनालाइजिंग जीनोम। जीनोम को एनालाइज करना, वो ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम लोग
ये प्रिंसिपल डेवलप कर रहे हैं कि जीनोम की एनालाइजिंग कैसे करनी है, मैपिंग सीक्वेंसिंग कैसे करनी है, और एनालाइजिंग जीनोम उसको, उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को जिसमें मैपिंग सीक्वेंसिंग और एनालाइजिंग जीनोम की बताई जाती, सिखाई जाती, प्रिंसिपल बताए जाते हैं, डिसिप्लिन बताए जाते हैं, उसको हम जीनोमिक्स बोलते हैं। पॉल बर्ग, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल जीन सबसे पहले किसने बनाया? खुराना ने बनाया। नोबेल प्राइज़ किसको मिला? सेवेरोचो का मिला है आरएनए बनाने के लिए इन विट्रो, और डीएनए बनाने के लिए कॉर्नबर्ग को मिला है। चलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के हम लोग कुछ एमसीक्यू लगा लें। एमसीक्यू पे आते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के। सैटेलाइट डीएनए इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट, सैटेलाइट डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये शो करता है हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन पॉपुलेशन एंड आल्सो द सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन एन इंडिविजुअल, पॉपुलेशन में भी और इंडिविजुअल में भी, विच इज़ हेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, जिसका कि इनहेरिटेंस हो सकता है पेरेंट्स से चिल्ड्रन में। और फिर सैटेलाइट डीएनए को यूज़ करते हुए हम लोग कर सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सैटेलाइट डीएनए इज यूजफुल टूल इन फॉरेंसिक मेडिसिन, फॉरेंसिक मेडिसिन में यूजफुल टूल है। इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर द क्रिमिनल एंड सिविल लॉ, साइंस को जब अप्लाई करें, टेक्निक को अप्लाई करें क्रिमिनल सूट्स को सुलझाने के लिए या सिविल लॉ को सुलझाने के लिए, तब हम लोग उसको फॉरेंसिक मेडिसिन बोलते हैं। तो सैटेलाइट डीएनए एक हमारे लिए कारगर औजार है फॉरेंसिक मेडिसिन के लिए। मैच द फॉलोइंग, VNTR क्या वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, तो ये आपका हो जाएगा लार्जेस्ट जीन, डिस्ट्रोफिन है लार्जेस्ट जीन, इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स स्प्लाइजिंग में होते हैं। सैटेलाइट डीएनए को हम लोग ये स्मॉल पीक्स बनाएंगे, VNTR को हम लोग यूज़ कर रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। तो ए के अपोजिट लिख लीजिए Q, बी के अपोजिट लिख लीजिए आप S, डिस्ट्रोफिन लार्जेस्ट जीन है P, और सैटेलाइट डीएनए स्मॉल पीक, अगर आप इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे डेंसिटी ग्रेडियंट, तो सैटेलाइट डीएनए स्मॉल पीक बनाएगा और जीनोमिक डीएनए बल्क पीक हमारा बनाएगा, बल्क में एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, लार्जर पीक बनाएगा। तो ये आपका हो गया, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लो और कॉपी कर लो। द प्रूफ फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए प्रूफ क्या है? तो नॉन सिंगल स्ट्रैंड लेबल्ड डीएनए, नॉन सीक्वेंस है ना, ये तो आपने सीक्वेंस, नॉन सीक्वेंस का आपने बनाया, आप उसी को तो देखना चाहते हो कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट स्पेसिमेन में है कि नहीं है। तो नॉन सिंगल स्ट्रैंड लेबल डीएनए, जिसमें रेडियो एक्टिविटी आपने किसी तरह से उसके साथ इनकॉर्पोरेट कर दी है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। Yes, option number C is the correct answer. In forensic DNA fingerprinting is a useful technique to trace genetic identity, relatedness and tissue matching. Which of the following material tissue does not find any use in DNA fingerprinting? तो किसका यूज़ नहीं है DNA फिंगरप्रिंटिंग का? भैया जिसके पास DNA नहीं है उसका क्या यूज़ करोगे? DNA किसके पास नहीं है? इरिथ्रोसाइट्स RBC, मैच्योर ह्यूमन RBC न्यूक्लिएटेड होती, न्यूक्लियस नहीं है तो DNA नहीं तो उसका DNA फिंगरप्रिंटिंग में कोई इस्तेमाल नहीं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैन रिजॉल्व आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन, कर सकता है, पैटर्निटी डिस्प्यूट कर सकता है, मैटर्निटी डिस्प्यूट कर सकता है, माता पिता का कि उसके माता पिता हैं कि नहीं, सॉल्व कर सकता है, आइडेंटिफिकेशन पर्सन कर सकता है। डीएनए टेक्निक यूज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, किस टेक्निक को यूज़ करना है? वेस्टर्न ब्लॉटिंग को यूज़ करना है। वेस्टर्न को ये तो होती बेटा प्रोटीन के लिए, नॉर्दर्न होती है आपके आरएनए के लिए, सदर्न ब्लॉटिंग होती है डीएनए के लिए। तो व्हेन यू वांट टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट इन द स्पेसिमेन और नॉट, यू हैव टू परफॉर्म सदर्न ब्लॉटिंग। आंसर इज सदर्न ब्लॉटिंग। सैटेलाइट डीएनए, मिनी सैटेलाइट एंड VNTR यूज़ कर रहे हैं, किसमें यूज़ कर रहे हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, DNA probes used in DNA fingerprinting are highly sensitive electron microscope, no. Ultraviolet beams, no. DNA segments having radioactive isotope, yes. DNA segment having radioactive isotope. Elution means क्या? Separation of DNA fragment on agarose gel. Cutting out DNA, cutting out of DNA bands from agarose gel. Separation DNA fragment का करना agarose gel पे by on the basis of their लेंथ, इसको हम लोग बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। मेकिंग द डीएनए बैंड विजिबल अंडर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राम। आइसोलेशन है लैंग डीएनए, इसको भी नहीं। तो कटिंग आउट डीएनए बाय द अगारोस जेल, ये आंसर हो जाएगा।
पीसीआर टेक्निक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किसने डेवलप किया था? कैरी मोलिस वॉज द साइंटिस्ट वो डेवलप पीसीआर। ये लिख लीजिएगा, आपकी बुक में नहीं दे रखा। बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस क्या है? सैटेलाइट डीएनए, वीएनटीआर कह लीजिए, या पॉलीमॉर्फिज्म इन अ सीक्वेंस सैटेलाइट डीएनए, ये है बेसिस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट डिफरेंट? चलो उठाओ। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग द प्रोब रेफर्स टू, क्या है भैया? रेडियो एक्टिवली लेबल्ड सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, रेडियो एक्टिवली लेबल्ड सिंगल स्ट्रैंड डीएनए ए। चूज द आंसर, ये देखो बेटा इधर आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा है क्वेश्चन। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन। द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एनालाइजिंग ऑफ योर फैमिली मेंबर्स इज शोन बिलो। ठीक है, स्टडी द बैंड पैटर्न ऑब्टेन एंड असाइन ईच फैमिली मेंबर टू WXYZ फ्रॉम द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आइए। WXYZ तो कह रहा W फादर है, X मदर है, और Y और ये हमारे Y और Z जो है चाइल्ड है, पैटर्नल अंकल है। चाइल्ड फादर मदर मैटर्नल अंकल, फादर चाइल्ड मदर पैटर्नल अंकल, चाइल्ड फादर मदर और पैटर्नल अंकल। इसके लिए आप बताओ जी क्या है? अच्छा, तो ये आपका WX। देखिए इसमें एक पीढ़ी का नहीं, दो पीढ़ी को आपने ध्यान में रखना है। तो कौन ऐसे हैं जो सिबलिंग हो सकते हैं और कौन ऐसे हैं जिनके कॉम्बिनेशन से ये एक इंडिविजुअल बच्चा बन सके। बहुत हाई फाई क्वेश्चन है और इसको समझाने में लग जाएगा आधा घंटा, लेकिन चलिए फिर भी आप समझिए कि ये W अगर हमारा फादर है तो इसने अपने क्रोमोसोम किसको दे दिए? तो ये इसका बेटा हो सकता है Z। तो W को फादर बता रहा, W को फादर ये बता रहा है ये, और Z तो ये तो हटाई दीजिए आप कॉम्बिनेशन, ये इसका बेटा। अब W अगर फादर है तो ये चाइल्ड X, तो W अगर फादर है ये चाइल्ड हो गया X, तो ये वाला फादर का आ गया, और ये Y मदर है तो ये वाला मदर का आ गया। ठीक है जी, ये हमारी गुत्थी सुलझ गई। ये हो गया फादर, ये हो गया मदर, और ये हो गया चाइल्ड। और ये इसका सिबलिंग हो सकता है क्योंकि पेरेंट्स से इसको, जो पेरेंट्स से एक YW को मिला है क्रोमोसोम, वो Z को भी मिल सकता है। तो ये इसका पैटर्नल अंकल हो सकता है। ठीक है जी, हो सकता है पैटर्नल अंकल इसका। किसका? चाइल्ड का पैटर्नल अंकल। ये दोनों आपस में ब्रदर हो गए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर है W जो है फादर है, X जो है चाइल्ड है, Y मदर है, एंड Z पैटर्नल अंकल है। थोड़ा सा बहुत हाई फाई क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा ना जाएगा, इतना गहरा लॉजिक आपसे लगवाने को देंगे नहीं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक आर लेबल्ड VNTR प्रोब्स आर यूज। किसमें से इस स्टेप में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में लेबल्ड VNTR प्रोब इस्तेमाल होते हैं? तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं VNTR प्रोब को, तब पोर करते हैं जब आप एनीलिंग करवाना चाहें। एनीलिंग को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं। तो ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन VNTR प्रोब हम लोगों ने पोर किए हैं। ठीक है जी, चलूँ आगे। सैटेलाइट डीएनए आर यूज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कितनी बार बता दें। चलो आगे। फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को करने के लिए हम लोग को मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होगी? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एसोसिएट अ ब्लड सैंपल के लिए विद द क्रिमिनल, व्हाट इज़ द मिनिमम रिक्वायर्ड? सैंपल डीएनए चाहिए, PCR एम्प्लीफिकेशन चाहिए, वन सैंपल चाहिए। वन सैंपल क्यों चाहिए आपको? दो सैंपल चाहिए ना, एक स्पेसिमेन चाहिए, एक आपको उसका एक्यूज का या आप कहिए कि कल्प्रिट का चाहिए, तभी तो आप मैच करोगे। तो 2 सैंपल ऑफ डीएनए, PCR एम्प्लीफिकेशन करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स चाहिए, ठीक है, एंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस चाहिए। ठीक है, तो 1 सैंपल डीएनए, 2 सैंपल ऑफ डीएनए, 2 सैंपल डीएनए चाहिए, PCR चाहिए, रिस्ट्रिक्शन चाहिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस चाहिए। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम लोग डिफरेंट सेगमेंट के अलग करेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पे आके अब काफ़ी है। अब आप लोग को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से रिलेटेड मेरे ख्याल से दिक्कत होगी नहीं। अगले लेक्चर में आपसे फिर मिलता हूँ ब्रेक के बाद।
इसको आप करिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगा लीजिए और इसके छोटी छोटी बातें आप हाईलाइट पॉइंट याद कर लीजिए। हाईलाइट पॉइंट क्या है, हाईलाइट पॉइंट पे आते हैं हम लोग।